मित्रों, आज का परमार्थ विचार। सत्य एक सर्जरी की तरह है। इसके माध्यम से इलाज करने में थोड़ा दर्द जरूर होता है, लेकिन रोग का पूरी तरह से इलाज हो जाता है। वहीं झूठ एक पेन किलर है जो एक अस्थायी राहत जरूर देता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट जिंदगी भर परेशान करते हैं। इसलिए सत्य बोलिए, मस्त रहिए। राधे राधे। मित्रों, मुझे मालूम है कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन मुझे यह भी मालूम है कि आप अपनी गंदी आदतों को, बुरी आदतों को बदल सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आपने अपनी गंदी आदतों को छोड़ दिया, बदल दिया, तो आपका भविष्य स्वयं ही बदल जाएगा। राधे राधे। मित्रों, मुसीबतें रुई के एक बहुत बड़े थैले की तरह दिखाई देती हैं, जो देखने में तो बहुत भारी होता है, लेकिन यदि आदमी उसे उठाए तो बहुत ही हल्का महसूस होता है। कुछ इसी तरह आदमी को जीवन में आने वाली मुसीबतों को बड़ी देखकर उनसे घबराना व भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें घुसकर उनमें उसका निराकरण करना चाहिए, उनका समाधान करना चाहिए। राधे राधे। सरकार मजदूरों से खो बैठी। सरकार के लाख वादों के बावजूद, लाख कहने के बावजूद भी मजदूर सरकार पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। गाजियाबाद से गोरखपुर का सफर पैदल तय कर दिया और सरकार देखती रह गई। वजह क्या है कि लोग जिस रोजगार के लिए गांव से शहर आए थे, आज उसी रोजगार को खोने के डर से वो शहर से वापस गांव की ओर भाग रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं परमार्थ संदेश के संपादक वीके अग्रवाल। एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड समाज सेवा कर रहा है, बेहतर तरीके से इन चीज़ों को नज़दीक से देखा है। हम उन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि गाजियाबाद जैसे मेट्रो सिटी से मजदूर पलायन कर रहे हैं और समाज सेवा की रोटियां भी इन मजदूरों को रोक नहीं पा रही हैं। वीके अग्रवाल जी, आपका क्या मानना है कि सरकार मजदूरों को रोक पाने में विफल रही, या मजदूर जो है वो किस कारण से अपना शहर छोड़कर भाग रहे हैं? बिल्कुल सही बात है सुभाष शर्मा जी, जो आपने कहा है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सरकार का अपना भरोसा मजदूरों से उठ गया है। अगर सरकार मजदूरों को ये इतना भरोसा देती तो शायद मजदूर बिल्कुल नहीं जाता। जो मजदूर यहाँ से पलायन कर रहा है, वो मजदूर करीब 25-30 साल पहले, 10-15 साल पहले आया हुआ, और उस मजदूर का जिस घर में जा रहा, उस घर में शायद उसका कोई वहाँ पर इतनी बड़ी जमीन जायदाद और खेत खलिहान नहीं होंगे जिनके लिए वो जा रहा। और वो तो बिल्कुल एकदम यहाँ से भी बुरी जिंदगी वहाँ होगी, लेकिन उसको लगता है कि यहाँ पे उसका भविष्य अंधकार में हो रहा है। सरकार उसकी तरफ नहीं सोच रही है, इसलिए वो जा रहा है। वजह क्या? सरकार ने उन्हें 112 के नंबर माध्यम से आटा दिया, राशन दिया, समाज सेवा के से जुड़े लोगों ने उन्हें राशन दिया, और 1000 रुपये, 500 रुपये गरीबों के खाते में भी पहुँचाए। नकद भी दिया है, राशन भी दिया है। उसके बावजूद भी आखिर सरकार के नौकरशाह समझा नहीं पाए, अफसरशाही नहीं समझा पाई, और ये मजदूर रेल के पटरी के किनारे भाग रहे हैं, हाईवे पे किनारे भाग रहे हैं। तो आपको लगता क्या है कि इसके लिए जिम्मेदार को सरकार जिम्मेदार, सरकार के अफसर जिम्मेदार, या ये जो जहाँ ये रोजगार कर रहे थे उस मालिकों ने कुछ ऐसा कह दिया कि उन्हें डर लगने लगा कि अब हम भूखे मर जाएंगे? बिल्कुल सही बात है। इसमें जो है, एक तो जिम्मेदार वो मालिक है, उन मालिकों को जिनके लिए पैसे कमा के दे रहे थे, उन मालिकों को इनको अपनी फैक्ट्री में रोकना चाहिए था। वो सबसे पहले भरोसा तोड़ा उन्होंने उन मालिकों ने इनका हिसाब कर दिया। इनसे कह दिया कि जी अब आप जाओ। अगर ये वही मालिक इनको अपनी फैक्ट्री में रोकते, इनको भोजन पानी की व्यवस्था करते और इनको जो भी तनख्वाह है वो देते, तो शायद ये नहीं जाते। दूसरा जो कारण रहा कि सरकार जो है कि वितरण प्रणाली जो है वो बड़ी दोषपूर्ण है। सरकार ने एक क्षेत्र में काम नहीं किया और एक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम कर दिया, तो इसलिए कुछ लोगों को तो घर भर गए और कुछ लोग बिल्कुल खाली रह गए। इसलिए ना इन मजदूरों तक पहुंचा और ना और लोगों तक। आपने काफ़ी समय से इस क्षेत्र में काम किया है, आपने देखा होगा एक मनोविज्ञान पहली बार आकर गड़बड़ा गया है जब गुड़गावा का मजदूर, यदि फैक्ट्री बंद हो गई, लॉकडाउन बंद हो गया, उसी समय गेहूं की कटाई का सीजन था, और गुड़गावा से 40 किलोमीटर धारू रेड़ा के खेत में उसके लिए रोजगार भी था, रोटी भी थी और रहने के लिए जगह भी थी।
गाजियाबाद में जो मजदूर काम कर रहा है उसके लिए बादलपुर के खेतों में गेहूं कटाई के लिए नकद मजदूरी दी, रोटी दी, लेकिन उसके बावजूद भी इस मजदूर वर्ग ने उस मजदूरी को करने के बजाय वापस घर का रास्ता पकड़ा है। आप क्या वजह मानते हैं? आज हम लोग जो है, क्योंकि कोरोना का एक इतना बड़ा भय है, और उस भय को, क्योंकि उस भय में हम ये चाहते हैं हम अपने परिवार के साथ रहें। अगर परिवार का मेरा एक बच्चा बाहर है तो मुझे जब तक चिंता रहेगी जब तक वो घर में नहीं आएगा। ऐसे ही ये लोग हैं, अब इनकी पत्नी बच्चे उधर हैं और ये यहाँ पर है, तो ये परिवार के साथ ये भी रहना चाहते हैं। इनको जो सुरक्षा की भावना है, इनके परिवार की सुरक्षा की भावना है, वो इनको नहीं रह पा रही है, क्योंकि हर एक आदमी ऐसी विषम परिस्थितियों में जो आज तक किसी ने देखी, जहाँ रेल बंद हो गई, बस बंद हो गई, हवाई जहाज बंद हो गए, और मंदिर बंद हो गए, मस्जिद बंद हो गई, और सरकार खुद बौखला रही है। अमेरिका में देख रहे तो वहाँ लाखों आदमी मर रहा, तो ऐसे में मजबूर होता है, यदि मरना जीना है तो परिवार के साथ है। तो यानी फिर ये माना जाए कि यहाँ सरकार की विफलता नहीं है, उसका इमोशंस जो है वो उसको वापस गांव की ओर लेकर जा रहा है। वो भी है, दोनों ही कारण है। अगर सरकार उनको भरोसा देती तो शायद ये रुक भी जाते, और इनको भरोसा भी नहीं मिला, और इनको जो है अपने परिवार की जब मकान मालिक ने निकाल के बाहर खड़ा कर दिया, कारखाने वालों ने निकाल के अलग बाहर खड़ा कर दिया, ये मजदूर जाएगा कहाँ? सरकार ने रोटी नहीं दी, अब एक कमरे में ले जाकर डाल दिया उनको, कभी रोटी पहुँच रही कभी नहीं पहुँच रही, और पहुँच रहे तो दोनों टाइम चावल पहुँच रहे, आदमी वो चाय नहीं, पानी नहीं, बहुत आदि अधूरी व्यवस्था नहीं है। मैं संजीव कुमार गुप्ता, चेयरमैन समरकूल होम अप्लायंसेज लिमिटेड। मैं सभी अग्रबंधुओं से निवेदन करता हूं कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वैश्य समाज का जो महाकुंभ हो रहा है 19 तारीख को कमला नेहरू नगर में सुबह 11 बजे से सभी अग्रबंधु अपने परिवार के साथ खुद आएँ वे और अग्रबंधुओं को लेके आएँ, अपना प्रतिष्ठान, दुकान या फैक्ट्री बंद करके आएँ और वहाँ बोर्ड लगाएं कि भाई हमारा ऐसे ऐसे फंक्शन है, 19 तारीख को हमारा फंक्शन है, सुबह 11 बजे से सब लोग वहाँ आएँ, अपनी ताकत दिखाएं, जिससे कि हमारी सबका मनोबल बढ़े। हम लोग सब चंदा भी देते हैं, धर्मशाला भी बनवाते हैं, मंदिर भी बनवाते हैं, और फिर भी हम लोग पीछे रह जाते हैं। हम प्रताड़ित होते हैं सबसे ज़्यादा। हमें अपनी ताकत का एहसास कराना है, और सभी अग्रबंधु सुबह 11 बजे सपरिवार कमला नेहरू नगर जरूर आएँ। जय गृहसेन, जय भारत। परमार्थ YouTube चैनल में आपका स्वागत है। 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। सभी प्रमुख पार्टियां चुनाव अभियान में जुट गई हैं। आज हमारे बीच गाजियाबाद विधानसभा 56 से डॉक्टर आशुतोष गुप्ता स्टूडियो में मौजूद हैं। वो गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के टिकट की मांग कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे बातें। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, क्योंकि क्षेत्र में आप जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, और जैसा चुनावी माहौल चल रहा है, तो क्या आप भी गाजियाबाद शहर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं संगठन से, और या आपने तैयारी भी कर दी है? एक तो थोड़ा सा आप अपने बारे में संक्षिप्त रूप में दर्शकों को बताएं कि आप किस तरह से जो है राजनीति में आए, क्यों राजनीति का आपने जो है चुनाव किया कि मुझे राजनीति में जाना है। सेवा भाव से बहुत से लोग राजनीति में आते हैं और लगता है कि उन्हें राजनीति से बढ़िया कोई चीज प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, वो राजनीति में आ जाती है। लेकिन सेवा भाव करने वाले राजनीतिक लोग ऐसे भी हैं जिनकी मिसालें दी जाती हैं। गाजियाबाद जिला जो कि दिल्ली के बिल्कुल नजदीक है, शहर की 5 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं विधायक। चहु में भी विकास जो करने का दावा किया जा रहा है वो तो विपक्ष बताएगा किस तरह से होगा, लेकिन आप चुनावी समर में कूद रहे हैं, ऐसी चर्चा है, और इसको लेकर आप हमारे कार्यालय आए हैं, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दें
कि आपकी इच्छाएं क्या हैं और चुनाव लड़ने की क्या मंशा है। सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया अपने कार्यालय पे और मेरा एक इंटरव्यू आप कर रहे हैं। सबसे पहले कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बाद में बना। सबसे पहले ABVP के साथ मैंने पार्टी में काम किया गोरखपुर में छात्र जीवन में 95 से लेकर 98 तक। जब मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था उस टाइम पे मैं वहाँ ABVP की जो भी योजनाएं थी, जो भी मैं समय दे सकता था उस पर लगा रहा। और वही एक और सबसे बड़ी बात, मैं बाल्यकाल से स्वयंसेवक के रूप में रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो शिक्षा हुई है वो गोरखपुर में सरस्वती शिशु मंदिर पक्की बाग गोरखपुर में हुई है, जो भारत का पहला शिशु मंदिर है जहाँ तक मेरी जानकारी है। और वो जो शिक्षा जो मुझे मिली, आज तक मेरे मन में वो भाव पैदा हुआ है। और मुझे लगता है कि सरस्वती शिशु मंदिर का जो डेमोक्रेटिक तरीका, जिस तरीके से शिशु मंदिर में हमें नेतृत्व की जो क्षमताओं का विकास किया गया, वो क्षमता बचपन से पैदा की गई और आज वो इस मूर्त रूप में आई है कि मैं चुनाव के बारे में, लड़ने के बारे में सोच रहा हूँ। और मैं एक्चुअली चुनाव वगैरह तो एक अलग विषय है, अगर इसको अलग तरीके से देखें कि चुनाव मुझे नहीं लड़ना, चुनाव जनता को लड़ना है। जनता कैसे लड़ेगी चुनाव? चुनाव जनता ही लड़ती है। अगर आप देखें, जब तक टिकट नहीं होता तब तक आप ये समझिए कि जनता ही चुनाव लड़ रही है। टिकट के बाद भी जनता ही चुनाव लड़ती है, क्योंकि कोई विधायक ये सोचे कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं विधायक बनना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक जनता के मन में ये भाव पैदा नहीं होगा कि इस व्यक्ति को मुझे विधायक बनाना है या चुनाव लड़वाना है, तो पार्टी भी ऐसी चीज़ों को ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। आज यहाँ वर्तमान में हमारे विधायक हैं शहर विधानसभा से माननीय अतुल गर्ग जी। मुझे लगता है कि मैं अपनी तरफ से, क्योंकि मैं युवा हूँ, ज़्यादा समय दे सकता हूँ। मुझे लगता है कि जनता के बीच में ज़्यादा काम कर पाऊंगा। माननीय अतुल गर्ग जी ने जरूर काम किए होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो जोश है वो जनता देख रही है और मैं अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ जनता के बीच में जा रहा हूं। जनता का जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है वो मेरी पार्टी के लिए ही काम आएगा जब चुनाव होगा। टिकट मुझे मिले या ना मिले, मैं पार्टी की सेवा करता रहूंगा और यही मेरा कर्तव्य भी है एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते। ABVP में काम किया, उसके बाद मैंने 2002 में, क्योंकि जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो कुछ समय आपको अपने कैरियर को भी बनाने में लगाना पड़ता है। अच्छी बात है कि गुप्ता जी आपने सारी चीजें बताई, लेकिन आप ये क्यों बोल रहे हैं कि आपकी ही पार्टी के विधायक योगी सरकार में मंत्री भी हैं जी, और शहर से उनका पुराना नाता है। आप गोरखपुर से सारी शिक्षा दीक्षा आपकी गोरखपुर में गाजियाबाद आप रहे हैं, करके गाजियाबाद की पूरी भौगोलिक जानकारी भी आपको है पता। तो आपको क्या लगता है कि अतुल जी से आप किस तरह बेहतर काम कर पाएंगे अगर आपको पार्टी में? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। संघ में जिस प्रकार कहा जाता है कि अगर आप कोई व्यक्ति एक लकीर खींच रहा है तो आप उससे बड़ी लकीर खींचिए। संघ के स्वयंसेवक होने के नाते जो मैंने देखा और जिस प्रकार का प्रेम और आशीर्वाद जनता के बीच में मुझे जाने में मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि जनता चाहती है कि कुछ बदलाव आए, कुछ नयापन हो। और भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है, युवाओं को किस तरह से हम अपनी पार्टी में किस तरह से स्थान देते हैं, किस तरह से उनको आगे बढ़ाते हैं। अभी आपने गुजरात का उदाहरण देखा होगा, और भी कई अन्य उदाहरण हैं जहाँ पे भी पार्टी को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति कम मेहनत के साथ काम कर रहा है, चाहे वो कोई मंत्री हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, पार्टी, संगठन और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी उसका संज्ञान लेके उस विषय को लेते हैं और वो किसी नए व्यक्ति को मौका भी दे रहे हैं। आपने अपनी इच्छा को बायोडाटा के रूप में पार्टी हाईकमान के पास भेजा है कि मैं चुनाव लड़ने की इच्छुक हूँ? नहीं, बिल्कुल मैंने अपनी बात को रखा है जिस फोरम पे मुझे रखना है, और ये बातें अब ज्यादा मुखर रूप से और आएंगी जो आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं। मैं जनता के बीच में जाके यही कहता हूँ कि आप मेरे टिकट में भी सहयोग करें,
टिकट में सहयोग किस प्रकार जनता करेगी कि आपने माहौल बनाते हैं। दूसरी एक और बात बोलना चाहता हूँ। अभी चूंकि मैं आपकी बात को रोक रहा हूँ बीच में, अभी कहीं कोई जिक्र नहीं है, पार्टी ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है जी कि हमें टिकट चेंज करना नहीं करना है। जी जी। आप चूंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं जी, तो कहीं ना कहीं ये बात भी उठेगी कि आप पार्टी की जो नीति है उसके विरुद्ध जा रहे हैं। आप जनता, आपने कहा मैं जनता के बीच जा रहा हूँ और जनता से कह रहा हूँ कि टिकट के लिए मुझे सहयोग करें। ठीक है, जनता आपको सहयोग क्यों करे ये तो आप बताएं। लेकिन चूंकि मौजूदा अभी भी विधायक और मंत्री अतुल गर्ग हैं जी, और जनता के बीच अब ये मैसेज जाना आपके द्वारा शुरू कर दिया कि मैं अब चुनाव मैदान में आ रहा हूँ, आप मेरे लिए सपोर्ट करें, क्या ये पार्टी को नागवार नहीं गुजरेगा? ये पहली बात, मैं कभी भी किसी व्यक्ति के लिए मैं ये नहीं कहता कि पहली बात तो ये बात गलत है, ये कहना भी गलत है कि अगर कोई टिकट मांग रहा है, ये हमारे हर कार्यकर्ता का ये अधिकार है। जो भी व्यक्ति राजनीतिक रूप में काम कर रहा है वो किसी भी चीज की डिमांड कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक प्रजातांत्रिक पार्टी है। मैं आपकी बात को पूरा करता हूँ। वैसे सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहीं पे भी कहीं कुछ ऐसा खालीपन महसूस किया होगा जनता ने, जो जनता ने मुझे प्रेम और आशीर्वाद दे रही है। इसका मतलब ये है कि अतुल गर्ग जी वो नहीं कर पाए जनता के बीच कार्य जो होना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि कोरोना महामारी का जो काम रहा, कुछ हो सकता है कमियां नहीं हो, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी, मैं अपनी बात करना चाहता हूँ। मेरी बात यह है कि ज्यादा समय देना, जनता के बीच में आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा। जनता की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है और मैं ये कई बार कई फोरम पे कहता हूँ कि हमें आज हमारी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से जो जनता की उम्मीद है वो 50 नंबर की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से 80 नंबर की उम्मीद है। और मैं कहता हूँ अगर मैं आज बनता हूँ तो मैं आज आपको बता सकता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 90% से ज्यादा अंक जनता मुझे दे और उसी आधार पे मैं ये काम कर पा रहा हूँ। और नहीं तो जनता के बीच में जाना और उस तरह का आशीर्वाद मिलना मुझे नहीं लगता बहुत आसान काम है। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि जनता को आपको प्यार तो अतुल गर्ग को भी जनता दे रही है। मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके प्रतिनिधि यहाँ हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, उन्होंने 4 विधानसभा, मतलब ये लगा लीजिए कि लाइन पार क्षेत्र को अलग रखा, इधर को अलग रखा, सब जगह उन्होंने। लेकिन कोरोना वाला जो आपने सवाल बताया कि कोरोना काल के दौरान जो है जो जनता को अपेक्षाएं थी वो अपेक्षा नहीं हुई, ऐसी क्या चीजें आपके सामने आई जो मंत्री अतुल गर्ग जी को करनी चाहिए थी शहर की जनता के लिए? नहीं, देखिए, मैं मंत्री अतुल गर्ग जी के विषय में नहीं बात कर पाऊंगा क्योंकि ये मंत्री जी का अपना व्यक्तिगत विषय है और पार्टी ने, हमारी पार्टी ने, हमारे स्वयंसेवकों ने, मैंने स्वयं जो सेवा कर सकता था कोरोना काल में पूरी तन्मयता के साथ किया, संघ की पूरी टीम के साथ किया। और मुझे इस बात का गर्व भी है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता भाव से ही मैं अपनी चीजों को आगे बढ़ा रहा हूं जहां पे भी मुझे बात रखनी होती है। और जनतांत्रिक पार्टी, यही तो सबसे बड़ी बात है कि मेरे जैसा भी एक कार्यकर्ता, एक प्रोफेसर, पढ़ा लिखा व्यक्ति जब जनता के बीच में जा रहा है और मुझे पूरी पार्टी की तरफ से भी बहुत बड़ा एक समर्थन मिल रहा है, जो कि मैं आपको बोलना चाहता हूँ। देखिए, जो कोई भी व्यक्ति जब किसी पोजीशन पे है तो पोजीशन पे होना और पोजीशन से ना होना में बहुत अंतर है। और आज मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मुझे अगर कोई भी चीज देना तो तब देना जब जनता की सोच मेरे प्रति बने और लोगों की, हमारे पार्टी हाईकमान की सोच बनेगी, तभी हमारा टिकट होगा और हम चुनाव लड़ेंगे। आप क्षेत्रीय कमेटी में रहे भारतीय जनता पार्टी जी, आपने काम भी किया, आप गाजियाबाद ही क्यों चुनना चाहते हैं? मुरादनगर भी है, लोनी भी है, साहिबाबाद भी है। भारतीय जनता पार्टी आपको कहीं से भी चुनाव लड़ा सकती है। अगर आपको लगता है कि टिकट मुझे सिर्फ शहर विधानसभा से चाहिए तो उसके लिए रीजन क्या है, उसके पीछे कारण क्या है? सबसे पहला कारण तो ये है कि मैं इसी शहर विधानसभा में रहता हूँ और मैंने जो काम किए हैं इस शहर विधानसभा में ज़्यादा किए हैं और जो मुझे ऐसा लगता है कि इस एरिया में ज़्यादा आवश्यकता है, साहिबाबाद हो, क्योंकि मैं लोनी में काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं वहाँ रहता नहीं, साहिबाबाद से भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं वहाँ रहता नहीं, मैं रहता गाजियाबाद विधानसभा में हूँ। मेरे लिए वहाँ आसानी है कि मैं वहाँ के लोगों के बीच में रहूँ और अपनी बात को रखूँ और उनकी बात को सुनूँ, क्योंकि कोई भी विषय तभी आगे बढ़ेगा जब आप लोगों के बीच में रहेंगे। आप आउटसाइडर बन के कहीं रह के काम नहीं कर सकते। आज राजनीति
100% कमिटमेंट मानती है। जिस प्रकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कमिटमेंट हम देखते हैं दिन प्रतिदिन, वो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में काम कर रहा है, और जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी के जो कार्य है वो हमें प्रेरणा दे रहे हैं। एक बस थोड़ा सा ये अगर हो जाए कि 1% आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया जी, आपने 99% तो आश्वस्त है कि आपको पार्टी टिकट देगी जी जी, 1% नहीं दिया जी। अतुल गर्ग जी दोबारा से चुनाव लड़ते हैं जी जी। तो आपका क्या स्टैंड है? मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और पार्टी के कार्यों में हमेशा सहयोग करूंगा, ऐसी मैं इच्छा रखता हूं। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ही बताना चाहता हूं, मेरे लिए पार्टी मेरी माँ है। और मैं आज आपको जरूर बताना चाहूंगा कि कोई भी ताकत, जब इंसान आगे बढ़ता है तो कोई ताकत उसके इरादों को नहीं रोक सकती। इरादे मजबूत है और पार्टी इस बात को संज्ञान में लेगी, इतना मुझे विश्वास है और यही होने वाला है। ये बहुत अच्छी बात कही आशुतोष जी ने कि इरादे मजबूत हों तो मंजिल जरूर मिलती है। अब इनको मंजिल मिलती है या नहीं मिलती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जी, आप स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि जो आपकी मांग भारतीय जनता पार्टी से है चुनाव लड़ने की, वो पूरी हो, जनता आपको प्यार दे। लेकिन ये फैसला तो पार्टी हाईकमान को करना है कि टिकट किसको देना है। लेकिन आपकी जो इच्छा है वो आपने इच्छा को व्यक्त कर दिया है पार्टी हाईकमान से। आप जनता के बीच जा रहे हैं, जनता को अपनी बातें बता रहे हैं। और आपने सबसे अच्छी बात ये कही कि मैं नहीं, जनता चुनाव लड़ रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि जनता का चुनाव है, जनता को तय करना है उसे किसे विधायक बनाना है और किसे अपना प्रतिनिधित्व करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। हमारे साथ थे डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जी। आशुतोष गुप्ता जी ने बहुत अच्छी बातें बताई। उन्होंने कहा कि इरादे मजबूत हो तो मंजिल ज़रूर मिलेगी। हम चाहते हैं कि उन्हें मंजिल ज़रूर मिले। भारतीय जनता पार्टी उनको जो उनकी मांग है उनको पूरा करे। सवाल और भी बहुत हैं। आशुतोष जी ने शहर विधानसभा क्षेत्र से टिकट की डिमांड की है। भारतीय जनता पार्टी में अपना बहुत लंबा सफ़र उन्होंने तय किया है और गाज़ियाबाद की जनता की सेवा वो करना चाहते हैं। मित्रों, जिस शरीर के साथ हम इस संसार में आए हैं उसका दायित्व हमारा नहीं है, लेकिन जिस चरित्र, व्यक्तित्व और किरदार के साथ हम इस संसार से विदा होंगे उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व हमारा होगा। इसलिए हमें अपने संपूर्ण जीवन को एक अच्छे किरदार के रूप में व्यतीत करना चाहिए, ताकि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद रखें। सरकार मजदूरों से खो बैठी। सरकार के लाख वादों के बावजूद, लाख कहने के बावजूद भी मजदूर सरकार पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। गाजियाबाद से गोरखपुर का सफर पैदल पैदल तय कर दिया और सरकार देखती रह गई। वजह क्या है कि लोग जिस रोजगार के लिए गांव से शहर आए थे, आज उसी रोजगार को खोने के डर से वो शहर से वापस गांव की ओर भाग रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं परमार संदेश के संपादक वीके अग्रवाल। एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड समाज सेवा कर रहा है, बेहतर तरीके से इन चीज़ों को नज़दीक से देखा है। हम उन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि गाजियाबाद जैसे मेट्रो सिटी से मजदूर पलायन कर रहे हैं और समाज सेवा की रोटियां भी इन मजदूरों को रोक नहीं पा रही हैं। वीके अग्रवाल जी, आपका क्या मानना है कि सरकार मजदूरों को रोक पाने में विफल रही, या मजदूर जो है वो किस कारण से अपना शहर छोड़कर भाग रहे हैं? बिल्कुल सही बात है सुभाष शर्मा जी जो आपने कहा है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सरकार का अपना भरोसा मजदूरों से उठ गया। अगर सरकार मजदूरों को ये इतना भरोसा देती तो शायद मजदूर बिल्कुल नहीं जाना। जो मजदूर यहाँ से पलायन कर रहा है वो मजदूर करीब 25-30 साल पहले, 10-15 साल पहले आया हुआ, और उस मजदूर का जिस घर में जा रहा उस घर में शायद उसका कोई वहाँ पर इतनी बड़ी जमीन जायदाद और खेत खलियान नहीं होंगे जिनके लिए वो जा रहा। और वो तो बिल्कुल एकदम यहाँ से भी बुरी जिंदगी वहाँ होगी, लेकिन उसको लगता है कि यहाँ पे उसका भविष्य अंधकार में हो रहा है, सरकार उसकी तरफ नहीं सोच रही है, इसलिए वो जा रहा है। वजह क्या? सरकार ने उन्हें 112 के नंबर माध्यम से आटा दिया, राशन दिया, समाज सेवा के से जुड़े लोगों ने उन्हें राशन दिया और 1000 रुपये, 500 रुपये गरीबों के खाते में भी पहुँचाए। नकद भी दिया है, राशन भी दिया है। उसके बावजूद भी आखिर
आखिर सरकार के नौकरशाह समझा नहीं पाए, अफसरशाही नहीं समझा पाई, और ये मजदूर रेल के पटरी के किनारे भाग रहे हैं, हाईवे पे किनारे भाग रहे हैं। तो आपको लगता क्या है कि इसके लिए जिम्मेदार को सरकार जिम्मेदार, सरकार के अफसर जिम्मेदार, या ये जो जहाँ ये रोजगार कर रहे थे उन मालिकों ने कुछ ऐसा कह दिया कि उन्हें डर लगने लगा कि अब हम भूखे मर जाएंगे? बिल्कुल सही बात है। इसमें जो है एक तो जिम्मेदार वो मालिक है, उन मालिकों को जिनके लिए पैसे कमा के दे रहे थे, उन मालिकों को इनको अपनी फैक्ट्री में रोकना चाहिए था। और सबसे पहला भरोसा तोड़ा उन्होंने उन मालिकों ने इनका हिसाब कर दिया, इनसे कह दिया कि जी अब आप जाओ। अगर ये वही मालिक इनको अपनी फैक्ट्री में रोकते, इनको भोजन पानी की व्यवस्था करते और इनको जो भी तनख्वाह है वो देते, तो शायद ये नहीं जाते। दूसरा जो कारण रहा कि सरकार जो है कि वितरण प्रणाली जो है वो बड़ी दोषपूर्ण है। सरकार ने एक क्षेत्र में काम नहीं किया और एक क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम कर दिया, तो इसलिए कुछ लोगों को तो घर भर गए और कुछ लोग बिल्कुल खाली रह गए। इसलिए ना इन मजदूरों तक पहुंचा और ना और लोगों तक। आपने काफी समय से इस क्षेत्र में काम किया है, आपने देखा होगा एक मनोविज्ञान पहली बार आकर गड़बड़ा गया है जब गुड़गावा का मजदूर, यदि फैक्ट्री बंद हो गई, लॉकडाउन बंद हो गया, उसी समय गेहूं की कटाई का सीजन था और गुड़गावा से 40 किलोमीटर धारू रेड़ा के खेत में उसके लिए रोजगार भी था, रोटी भी थी और रहने के लिए जगह भी थी। गाजियाबाद में जो मजदूर काम कर रहा है उसके लिए बादलपुर के खेतों में गेहूं कटाई के लिए नकद मजदूरी थी, रोटी थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस मजदूर वर्ग ने उस मजदूरी को करने के बजाय वापस घर का रास्ता पकड़ा। आप क्या वजह मानते हैं? आज हम लोग जो है, जो कोरोना का एक इतना बड़ा भय है और उस भय को, क्योंकि उस भय में हम ये चाहते हैं हम अपने परिवार के साथ रहें। अगर परिवार का मेरा एक बच्चा बाहर है तो मुझे जब तक चिंता रहेगी जब तक वो घर में नहीं आएगा। ऐसे ही ये लोग हैं, अब इनकी पत्नी बच्चे उधर हैं और ये यहाँ पर है, तो ये परिवार के साथ ये भी रहना चाहते हैं। इनको जो सुरक्षा की भावना है, इनके परिवार की सुरक्षा की भावना वो इनको नहीं रह पा रही है, क्योंकि हर एक आदमी ऐसी विषम परिस्थितियों में जो आज तक किसी ने देखी, जहाँ रेल बंद हो गई, बस बंद हो गई, हवाई जहाज बंद हो गए और मंदिर बंद हो गए, मस्जिद बंद हो गई और सरकार खुद बौखला रही है। अमेरिका में देख रहे तो वहाँ लाखों आदमी मर रहा, तो ऐसे में मजबूरी होता है यदि मरना जीना है तो परिवार के साथ है। तो यानी फिर ये माना जाए कि यहाँ सरकार की विफलता नहीं है, उसका इमोशंस जो है वो उसको वापस गांव की ओर लेकर जाए। वो भी है दोनों ही कारण है। अगर सरकार उनको भरोसा देती तो शायद ये रुक भी जाते और इनको भरोसा भी नहीं मिला और इनको जो है अपने परिवार की जब मकान मालिक ने निकाल के बाहर खड़ा कर दिया, कारखाने वालों ने निकाल के अलग बाहर खड़ा कर दिया, मजदूर जाएगा कहाँ? सरकार ने रोटी नहीं दी। अब एक कमरे में ले जाकर डाल दिया उनको, कभी रोटी पहुँच रही कभी नहीं पहुँच रही, और पहुँच रहे तो दोनों टाइम चावल पहुँच रहे, आदमी वो चाय नहीं पानी नहीं, बहुत आदि जरूरी व्यवस्था नहीं है। मित्रों, आज का परमार्थ विचार, अकाल से धरती फट जाने पर मेघ पानी बरसाकर उसे ठीक कर देते हैं। यदि कपड़ा फट जाए तो दर्जी उसे सिल देता है, यदि शरीर फट जाए तो वैद्य जी अपनी औषधि से उसे ठीक कर सकते हैं, और यदि किसी के कटु वचनों से मन फट जाए तो वो जिंदगी भर किसी तरह भी ठीक नहीं हो सकता। इसीलिए सच्चा बोलिए, अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए। राधे राधे। मित्रों, आज का परमार्थ संदेश, किसी के जीवन में सुख चैन लाने का साधन तो जरूर बनना, लेकिन उसके सुख में भागीदार बनने की इच्छा कभी भी मन में मत लाना। इसी तरह किसी के जीवन में दुख बांटने का भागीदार तो अवश्य बनना, लेकिन दुख देने का कारण बिल्कुल मत बन जाना, अन्यथा आपका जीवन और उसका उद्देश्य दोनों ही निरर्थक हो जाएंगे। राधे राधे। नमस्कार, मैं अशोक गोयल, उपाध्यक्ष व्यापारी कल्याण बोर्ड, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन, आप सबको नमस्कार करता हूं। आने वाली 19 दिसंबर रविवार को प्रातः 11 बजे गाजियाबाद में कमला नेहरू नगर
बहुत बड़ा मैदान है केंद्रीय विद्यालय के बराबर में हापुड़ रोड पर। वहाँ एक बहुत ही शानदार विराट महाकुंभ वैश्य व्यापारी वर्ग का होने जा रहा है। इसके अंदर हम अपनी समस्याओं पर विचार करेंगे, सामूहिक विषयों पर अपनी बात रखेंगे, विचार विमर्श होगा। चूँकि वैश्य व्यापारी वर्ग हमेशा से राष्ट्र की वित्त व्यवस्था, वितरण, परोपकार, रोजगार व्यवस्था की रीढ़ है और हम अपनी सामाजिक एकता को प्रदर्शित करने के लिए यह कार्यक्रम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमें अपने अतिथियों आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी, वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री राजेश अग्रवाल जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भाजपा आदरणीय श्री अनिल अग्रवाल जी, सांसद राज्यसभा आदरणीय श्री अशोक अग्रवाल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन श्री प्रदीप मित्तल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अग्रवाल संगठन, इसके अतिरिक्त भी हमारे मंत्रीगण, हमारे समाज के वरिष्ठ नेतागण, सबका हमें मार्गदर्शन भी मिलेगा और हम सब बड़ी संख्या में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वैश्य व्यापारी बंधु इकट्ठे होंगे। आपसे भी अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने समाज की जो बात हैं उनको आगे बढ़ चढ़ कर रखने के लिए हर तरीके से आगे बढ़कर काम करें। आप उस दिन आएँ, बड़ी संख्या में पधारें, क्योंकि राष्ट्रवाद हमारी जो एकमात्र आवाज़ है। हम राष्ट्रवाद के साथ हैं, इसी आवाज़ के साथ हम वहाँ इकट्ठा होंगे। कुलदेवी लक्ष्मी, महाराजा अग्रसेन, हमारे युग पुरुष भामाशाह, सबको याद करते हुए इस कार्यक्रम की सफलता की कामना करते हैं। मैं संजीव कुमार गुप्ता, चेयरमैन समरकूल होम अप्लायंस लिमिटेड। मैं सभी अग्रबंधुओं से निवेदन करता हूं कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वैश्य समाज का जो महाकुंभ हो रहा है 19 तारीख को कमला नेहरू नगर में सुबह 11 बजे से सभी अग्रबंधु अपने परिवार के साथ खुद आएँ वे और अग्रबंधुओं को लेके आएँ। अपना प्रतिष्ठान, दुकान या फैक्ट्री बंद करके आएँ और वहाँ बोर्ड लगाएं कि भाई हमारा ऐसे ऐसे फंक्शन है। 19 तारीख को हमारा फंक्शन है, सुबह 11 बजे से सब लोग वहाँ आएँ, अपनी ताकत दिखाएं, जिससे कि हमारी सबका मनोबल बढ़े। हम लोग सब चंदा भी देते हैं, धर्मशाला भी बनवाते हैं, मंदिर भी बनवाते हैं और फिर भी हम लोग पीछे रह जाते हैं। हम प्रताड़ित होते हैं सबसे ज़्यादा। हमें अपनी ताकत का एहसास कराना है और सभी अग्रबंधु सुबह 11 बजे सहपरिवार कमला नेहरू नगर जरूर आएँ। जय अग्रसेन, जय भारत। नमस्कार। आज हमारे साथ उत्तराखंड पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री सच्चिदानंद पोखरियाल जी हमारे बीच आए हुए हैं और हमारे बीच में हैं गौ रक्षक आयोग के अध्यक्ष रहे हैं श्री रावल जी महाराज भी हमारे बीच में हैं और हमारे साथ हैं सांसद प्रतिनिधि और योगाचार्य देवेंद्र हितकारी जी। आज हम चर्चा करेंगे इनके साथ द्वितीय चरण के जो चुनाव हो रहे हैं उत्तराखंड में 14 तारीख को, 14 फरवरी को, उसमें उत्तराखंड में क्या स्थिति है, क्या संदेश देना चाहेंगे। ये हमारे बीच में उत्तराखंड के दो विभूति हमारे बीच में हैं। तो मैं संदर्भ में पूछना चाहूँगा अपने मंत्री जी से, पोखरियाल जी, आप इस संदर्भ में बताइए कि जो 14 तारीख को चुनाव होने जा रहा है वहाँ पर क्या स्थिति है, जो 14 जिलों में क्या क्या देखा है आपने, आप सब में भ्रमण करके आए हैं, आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। परमार्थ संदेश के सभी सुधी दर्शकों को सच्चिदानंद पोखरियाल का नमस्कार। और जैसा कि आदरणीय वीके अग्रवाल जी ने अभी प्रश्न किया कि 2022 का जो चुनाव है इसमें उत्तराखंड में क्या स्थिति है, मैं अपने दर्शकों से विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता बहुत ही अति उत्साहित हैं चुनाव को लेकर के, जी, लेकिन मैं कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं कि कई बार अति उत्साह में हम लोग अपने विजन से भटक जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि मोदी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में जो बहुत ही अच्छा सुशासन हमारी सरकारों ने दिया है और विकास का जो मॉडल प्रस्तुत किया है उसको हमें बरकरार रखना है। मोदी जी की ये मेहनत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। और मैं अपने
इस परमार्थ संदेश के माध्यम से अपने तमाम कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूँ। 14 तारीख को फरवरी को वहाँ पर चुनाव है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से मैं अभी वहाँ देख करके आया हूँ, हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं, लेकिन इस उत्साह को हमने किस तरह से मतदाता जो है मत केंद्र तक जाए और किस तरह से पोलिंग हो जाए, सबसे बड़ा ध्येय अब हमारा यही है, क्योंकि बहुत ही घंटों का समय रह गया है। और मैं अपने तमाम कार्यकर्ताओं से ये अपील करना चाहता हूं कि हमारा फोकस अब सिर्फ इस बात पर होना चाहिए एक कि वोट निकालने पर। एक वोट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारे जो बूथ पर जो कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी जिनको मिली हुई है, उनकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अधिक से अधिक मतदान हो। जितना अधिक मतदान होगा हमारी स्थिति उतनी मजबूत बनेगी। और इस समय प्रचार तो देखो, सब उत्तराखंड तो वैसे भी शिक्षा के क्षेत्र में सबसे देश का एक प्रथम राज्य है, तो सारे लोग जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड में बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। और उत्तराखंड ने जिस तरह से पूरी ऊर्जा के साथ हमारे नेतृत्व ने जिस तरह से काम किया है, वो आम जनमानस तक बहुत अच्छा संदेश है। और क्योंकि मैं प्रवासी दायित्व पर रहा हूँ, मेरी प्रवासी भाइयों से भी मैं आपको बताना चाहता हूँ विकी अग्रवाल साहब कि इस समय हम गाजियाबाद में आपके स्टूडियो में बैठे हुए हैं, लेकिन गाजियाबाद में भी लगभग 3 लाख लोग प्रवासी लोग निवास करते हैं। अच्छा। और उत्तराखंड और दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र, तो इसको मैं मिनी उत्तराखंड ही कहता हूँ। मेरी प्रवासी भाइयों से भी अपील है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रवास में रहते हैं, लेकिन उनका वोट जो है उत्तराखंड में ही है। तो मैं आप लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से उन प्रवासी भाइयों से भी अपील करना चाहता हूं कि जिन लोगों का वोट उत्तराखंड में है, वो जरूर अपने गांव जाएं, अपने शहर जाएं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। और ये मतदान केवल, मैं मानता हूं कि कोरोना काल में हमारे जनप्रतिनिधियों ने उतना जो है कार्य नहीं किया होगा जितनी आप लोगों को अपेक्षा रही होगी हमारे प्रतिनिधियों से, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी जिस विजन को लेकर चल रहे हैं, मोदी जी ने जिस मान सम्मान और स्वाभिमान को पूरे विश्व में स्थापित किया है। अब हमारे बीच में है रावल जी महाराज। रावल जी महाराज, आप उत्तराखंड में जो द्वितीय चरण का, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वृक्ष कभी ना फल चखे, नदी न सींचे नीर, परमार्थ के कारणे साधुंधर शरीर। अग्रवाल साहब, मानवीय मूल्यों के जागरण का जो ये आपने शाश्वत एक संकल्प और उस संकल्प को सिद्ध करने की जो ये आपने शुरुआत की है, माँ गंगा की, गायत्री की, गीता की और गाय की संस्कृति को स्थापित करने का ये काम, जिसके हम सब भगवान ने जो माध्यम बनाया, आपको, मुझको, मंत्री जी को, हितकारी जी को, हमारा एक ही संदेश है कि आज भारतीय संस्कृति की जो धर्म ध्वजा है, उसको अगर हमें निरंतर अखंड बनाना है, फहराना है, तो इस समय राष्ट्रवादी सरकार को ही हमें लाना पड़ेगा। और ये हमारी मजबूरी है। जैसे कि जो आसुरी शक्तियां हैं वो संगठित हो रही हैं, विदेशों से संचालित हो रही हैं। आप जैसे लोग संसार में अनेक अनेक रूपों में हर समय आते हैं, और इस समय हम और आप इसके सहभागी बन रहे हैं कि अपनी राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए परमार्थ का जो ये काम आपने शुरू किया है, 10 तारीख को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, 14 तारीख को उत्तराखंड में हम सब लोग पूर्ण मतदान करके और अपने विचारों की सरकार को बनाएं। जय श्री राम, जय गंगा मैया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पधारने के लिए। ओम नमो नारायण। वैश्य समाज के साथियों से एक विनती करना चाहता हूँ। 19 तारीख को हमारे वैश्य समाज का एक महासम्मेलन कमला नेहरू ग्राउंड में हो रहा है, सुबह 11 बजे। सभी वैश्य समाज के लोगों से, पुरुष महिलाएं अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पर पहुँचें। इस बारे में एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारा समाज देश में, शहर में, जहाँ भी निगाह आप दौड़ाएं, आपको दिखाई देगा कि उस समाजवाद का कार्य हमारे महाराजा अग्रसेन जी ने
एक संदेश दिया था समाजवाद का। उसी समाजवाद के रास्ते पे हमारा वैश्य समाज पूरे देश में चल रहा है। कोई संस्था हो, किसी भी तरह की संस्था हो, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, धर्मशाला, धर्मार्थ का, भंडारे, जहाँ देखो वैश्य समाज का 90% सहयोग हमारे समाज का होता है। लेकिन हमें उसके बदले किस तरीके से लोग यूज़ करते हैं, हम उससे बड़े प्रताड़ित होते हैं। हमारे बच्चे कितने होनहार हैं, आप विदेश में देखिए। अभी पराग अग्रवाल का आपने नाम सुना होगा, किस पोस्ट, क्या पोस्ट उसको मिली है। हमारे बच्चों को विदेश में इतना सम्मान मिल रहा है, हमारे देश में, विदेश में सम्मान मिल रहा है और देश में कोई पूछने वाला नहीं। राजनीति के क्षेत्र में आप देखिए, जितना हमारा सहयोग हर पार्टी में है, हमें उस हिसाब से किसी भी पार्टी में, कोई भी विधानसभा की हो, नगर निगम निकाय की हो, लोकसभा की हो, राज्यसभा की हो, कि उस प्रतिशत के हिसाब से हमें हिस्सा जो हमें ज़्यादा मिलना चाहिए था, हम सहयोगी हैं हर समाज के लिए, मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। इसके पीछे एक ही कारण है, हम कहीं भी अपनी ताकत नहीं दिखाते हैं। मेरा सबसे निवेदन है, विनती है, अपील है, आप 19 तारीख को आएँ कमला नेहरू ग्राउंड में और अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपनी ताकत का एहसास कराएं, जिससे कि सभी देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को, सारे समाजों को हमारी ताकत का एहसास हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, जितना दूसरों को जीवन दान देने के लिए रक्तदान जरूरी है और सूरदासों को रोशनी देने के लिए नेत्रदान जरूरी है, उससे भी कहीं ज़्यादा अपने रिश्तों को मजबूत व कायम करने के लिए समय दान जरूरी है। हम अपने और अपनों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं और अपने घर परिवार के रिश्तों को मजबूत करें। राधे राधे। मित्रों, स्वार्थ एक सर्प की तरह होता है जो शत्रु व मित्र दोनों के बीच बगैर कोई अंतर करे समान रूप से डस लेता है। मनुष्य के अंदर स्वार्थ के कारण कुछ विकार स्वतः ही आ जाते हैं, जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। अतः मनुष्य को स्वार्थ से को त्याग कर परमार्थ को अपनाना चाहिए। राधे राधे। जब हम धन कमाते हैं तो घर में बहुत ही कीमती वस्तुएं आती हैं, और जब हम दुआएं कमाते हैं तो उन वस्तुओं के साथ साथ आत्मसंतुष्टि, प्रेम व तंदुरुस्ती भी साथ आती है। हमें अपना ध्यान धन से ज्यादा लोग से दुआएं एकत्र करने में लगाना चाहिए। राधे राधे। मित्रों, मनुष्य द्वारा झूठ, कपट व पाप के द्वारा कमाई का उपयोग तो सभी लोग सहज रूप से करते हैं, लेकिन गलत कर्मों का फल केवल मानव को ही भोगना पड़ता है। इसलिए धन बेशक कम कमाए, लेकिन वह सत्कर्मों से कमाया हुआ होना चाहिए। इसलिए सत्कर्मों व ईमानदारी से ही धन संपदा अर्जित करनी चाहिए, क्योंकि धन संपदा यहीं रह जाती है, आदमी के साथ उसके अच्छे बुरे कर्म ही जाते हैं। राधे राधे। मित्रों, मनुष्य द्वारा झूठ, कपट व पाप के द्वारा कमाई का उपयोग तो सभी लोग सहज रूप से करते हैं, लेकिन गलत कर्मों का फल केवल मानव को ही भोगना पड़ता है। इसीलिए सत्कर्मों व ईमानदारी से ही धन संपदा अर्जित करनी चाहिए, क्योंकि धन संपदा यहीं रह जाती है और केवल आदमी के साथ उसके अच्छे बुरे कर्म ही जाते हैं। राधे राधे। मित्रों, मुझे मालूम है कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन मुझे यह भी मालूम है कि आप अपनी गंदी आदतों को, बुरी आदतों को बदल सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आपने अपनी गंदी आदतों को छोड़ दिया, बदल दिया, तो आपका भविष्य स्वयं ही बदल जाएगा। राधे राधे। मित्रों, मुसीबतें रूई के एक बहुत बड़े थैले की तरह दिखाई देती हैं, जो देखने में तो बहुत भारी होता है, लेकिन यदि आदमी उसे उठाए
बहुत ही हल्का महसूस होता है। कुछ इसी तरह आदमी को जीवन में आने वाली मुसीबतों को बड़ी देखकर उनसे घबराना व भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें घुसकर उनमें उसका निराकरण करना चाहिए, उनका समाधान करना चाहिए। राधे राधे। मित्रों, आज का परमार्थ विचार, हमें नफरत को 1000 मौके देने चाहिए कि वो प्यार में परिवर्तित हो जाए, लेकिन प्रेम व विश्वास को कभी एक भी मौका नहीं देना चाहिए कि वो नफरत में परिवर्तित हो जाए। राधे राधे। मित्रों, हमें अपने बच्चों को धन संपदा एकत्र न करके उनको अच्छे संस्कार देने चाहिए और इस संसार में जीने के लिए अच्छे गुण सिखाने चाहिए। जिस तरह पक्षी अपने बच्चों को घोंसला बना के कभी नहीं देते, बल्कि वो उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। राधे राधे। मित्रों, किसी के दिल पर चोट पहुंचाकर उससे माफी मांगना तो बहुत आसान है, लेकिन खुद पर चोट खाकर दूसरे को माफ कर देना, ऐसा करना सामान्य व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता। राधे राधे। मित्रों, आज का परमार्थ विचार, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है। हारता वही है जो संघर्षों का साहस के साथ मुकाबला नहीं करता। इसलिए हमें जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। राधे राधे। आज का परमार्थ विचार, मेले में जब तक बच्चा अपनों का हाथ पकड़ कर चलता है तब तक मेला उसे बहुत सुंदर दिखाई देता है, और जब उसी बच्चे का हाथ जब मेले में अपनों से छूट जाता है तो वही मेला डरावना और नीरस दिखाई देने लगता है। इसी तरह दुनिया के इस मेले में अपनों का हाथ मजबूती से पकड़े रहिए, नहीं तो हाथ छूटने के बाद यही दुनिया आपको डरावनी लगने लगेगी। राधे राधे। मित्रों, आज का परमार्थ विचार, सत्य एक सर्जरी की तरह है। इसके माध्यम से इलाज करने में थोड़ा दर्द जरूर होता है, लेकिन रोग का पूरी तरह से इलाज हो जाता है। वहीं झूठ एक पेन किलर है जो एक अस्थायी राहत जरूर देता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट जिंदगी भर परेशान करते हैं। इसलिए सत्य बोलिए, मस्त रहिए। राधे राधे। मित्रों, आज का परमार्थ विचार, कहते हो कि आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है? आपका सबसे अच्छा मित्र आपके अंदर ही छुपा हुआ आपका जमीर है। जब आप अच्छे काम करते हो तो आपका जमीर आपको शाबाशी देता है, और जब कोई बुरा काम करते हो तो यही जमीर आपको झकझोरता है और आपको चेतावनी देता है। राधे राधे। मित्रों, जिस शरीर के साथ हम इस संसार में आए हैं उसका दायित्व हमारा नहीं है, लेकिन जिस चरित्र, व्यक्तित्व और किरदार के साथ हम इस संसार से विदा होंगे उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व हमारा होगा। इसलिए हमें अपने संपूर्ण जीवन को एक अच्छे किरदार के रूप में व्यतीत करना चाहिए, ताकि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद रखें। मित्रों, आज का परमार्थ विचार, आदमी कितना ही बड़ा व्यापारी या कितना ही धनवान क्यों ना हो, लेकिन वह अपनी अकूत संपदा से ना तो किसी का सुख खरीद सकता है, ना ही अपना दुख बेच सकता है। इसीलिए ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करके हमें अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए और निष्ठा ईमानदारी के साथ कार्य करना चाहिए। राधे राधे। परमार्थ YouTube चैनल में आपका स्वागत है। 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। सभी प्रमुख पार्टियां चुनाव अभियान में जुट गई हैं। आज हमारे बीच गाजियाबाद विधानसभा 56 से डॉक्टर आशुतोष गुप्ता स्टूडियो में मौजूद हैं। वो गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के टिकट की मांग कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे बातें। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप भारतीय जनता पार्टी से काफी समय से जुड़े हुए हैं, क्योंकि क्षेत्र में आप जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, और जैसा चुनावी माहौल चल रहा है, तो क्या आप भी गाजियाबाद शहर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं संगठन से, और या आपने तैयारी भी कर दी है? एक तो थोड़ा सा आप अपने बारे में संक्षिप्त रूप में दर्शकों को बताएं कि आप
किस तरह से जो है राजनीति में आए, क्यों राजनीति का आपने जो है चुनाव किया कि मुझे राजनीति में जाना है। सेवा भाव से बहुत से लोग राजनीति में आते हैं और लगता है कि उन्हें राजनीति से बढ़िया कोई चीज प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, वो राजनीति में आ जाते हैं। लेकिन सेवा भाव करने वाले राजनीतिक लोग ऐसे भी हैं जिनकी मिसालें दी जाती हैं। गाजियाबाद जिला जो कि दिल्ली के बिल्कुल नजदीक है, शहर की 5 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं विधायक। चौबू में भी विकास जो करने का दावा किया जा रहा है वो तो विपक्ष बताएगा किस तरह से होगा, लेकिन आप चुनावी समर में कूद रहे हैं, ऐसी चर्चा है और इसको लेकर आप हमारे कार्यालय आए हैं, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दें कि आपकी इच्छाएं क्या हैं और चुनाव लड़ने की क्या मंशा है। सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया अपने कार्यालय पे और मेरा एक इंटरव्यू आप कर रहे हैं। सबसे पहले कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बाद में बना। सबसे पहले एबीवीपी के साथ मैंने पार्टी में काम किया गोरखपुर में छात्र जीवन में 95 से लेकर 98 तक। जब मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था उस टाइम पे मैं वहाँ एबीवीपी की जो भी योजनाएं थी, जो भी मैं समय दे सकता था उस पर लगा रहा। और वही एक और सबसे बड़ी बात, मैं बाल्यकाल से स्वयंसेवक के रूप में रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो शिक्षा हुई है वो गोरखपुर में सरस्वती शिशु मंदिर पक्की बाग गोरखपुर में हुई है, जो भारत का पहला शिशु मंदिर है जहाँ तक मेरी जानकारी है। और वो जो शिक्षा जो मुझे मिली आज तक मेरे मन में वो भाव पैदा हुआ है। और मुझे लगता है कि सरस्वती शिशु मंदिर का जो डेमोक्रेटिक तरीका, जिस तरीके से शिशु मंदिर में हमें नेतृत्व की जो क्षमताओं का विकास किया गया, वो क्षमता बचपन से पैदा की गई और आज वो इस मूर्त रूप में आई है कि मैं चुनाव के बारे में, लड़ने के बारे में सोच रहा हूँ। और मैं एक्चुअली चुनाव वगैरह तो एक अलग विषय है, अगर इसको अलग तरीके से देखें कि चुनाव मुझे नहीं लड़ना, चुनाव जनता को लड़ना है। जनता कैसे लड़ेगी चुनाव? चुनाव जनता ही लड़ती है। अगर आप देखें जब तक टिकट नहीं होता तब तक आप ये समझिए कि जनता ही चुनाव लड़ रही है। टिकट के बाद भी जनता ही चुनाव लड़ती है, क्योंकि कोई विधायक ये सोचे कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं विधान करना चाहता हूँ तो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक जनता के मन में ये भाव पैदा नहीं होगा कि इस व्यक्ति को मुझे विधायक बनाना है या चुनाव लड़वाना है, तो पार्टी भी ऐसी चीज़ों को ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। आज यहाँ वर्तमान में हमारे विधायक हैं शहर विधानसभा से माननीय अतुल गर्ग जी, मुझे लगता है कि मैं अपनी तरफ से, क्योंकि मैं युवा हूँ, ज़्यादा समय दे सकता हूँ। मुझे लगता है कि जनता के बीच में ज़्यादा काम कर पाऊंगा। माननीय अतुल गर्ग जी ने जरूर काम किए होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो जोश है वो जनता देख रही है और मैं अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ जनता के बीच में जा रहा हूँ। जनता का जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है वो मेरी पार्टी के लिए ही काम आएगा जब चुनाव होगा। टिकट मुझे मिले या ना मिले, मैं पार्टी की सेवा करता रहूंगा और यही मेरा कर्तव्य भी है एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते। एबीवीपी में काम किया, उसके बाद मैंने 2002 में, क्योंकि जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो कुछ समय आपको अपने कैरियर को भी बनाने में लगाना पड़ता है। अच्छी बात है कि गुप्ता जी आपने सारी चीजें बताई, लेकिन आप ये क्यों बोल रहे हैं कि आपकी ही पार्टी के विधायक योगी सरकार में मंत्री भी हैं जी, और शहर से उनका पुराना नाता है। आप गोरखपुर से सारी शिक्षा दीक्षा आपकी गोरखपुर में गाजियाबाद आप रहे हैं, करके गाजियाबाद की पूरी भौगोलिक जानकारी भी आपको है पता। तो आपको क्या लगता है कि अतुल जी से आप किस तरह बेहतर काम कर पाएंगे अगर आपको पार्टी में? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। संघ में जिस प्रकार कहा जाता है कि अगर आप कोई व्यक्ति एक लकीर खींच रहा है तो आप उससे बड़ी लकीर खींचिए। संघ के स्वयंसेवक होने के नाते जो मैंने देखा और जिस प्रकार का प्रेम और आशीर्वाद जनता के बीच में मुझे जाने में मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि जनता चाहती है कि कुछ बदलाव आए, कुछ नयापन हो। और भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है, युवाओं को किस तरह से हम अपनी पार्टी में किस तरह से स्थान देते हैं, किस तरह से उनको आगे बढ़ाते हैं। अभी आपने गुजरात का उदाहरण देखा होगा
और भी कई अन्य उदाहरण हैं जहाँ पे भी पार्टी को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति कम मेहनत के साथ काम कर रहा है, चाहे वो कोई मंत्री हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, पार्टी, संगठन और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी उसका संज्ञान लेके उस विषय को लेते हैं और वो किसी नए व्यक्ति को मौका भी दे रहे हैं। आपने अपनी इच्छा को बायोडाटा के रूप में पार्टी हाईकमान के पास भेजा है कि मैं चुनाव लड़ने की इच्छुक हूँ? नहीं, बिल्कुल मैंने अपनी बात को रखा है जिस फोरम पे मुझे रखना है, और ये बातें अब ज्यादा मुखर रूप से और आएंगी जो आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं। मैं जनता के बीच में जाके यही कहता हूँ कि आप मेरे टिकट में भी सहयोग करें। टिकट में सहयोग किस प्रकार जनता करेगी कि आप ये माहौल बनाते हैं। दूसरी एक और बात बोलना चाहता हूँ, अभी चूंकि मैं आपकी बात को रोक रहा हूँ बीच में, अभी कहीं कोई जिक्र नहीं है, पार्टी ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है कि हमें टिकट चेंज करना है, नहीं करना है। आप चूंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये बात भी उठेगी कि आप पार्टी की जो नीति है उसके विरुद्ध जा रहे हैं। आप जनता, आपने कहा मैं जनता के बीच जा रहा हूँ और जनता से कह रहा हूँ कि टिकट के लिए मुझे सहयोग करें। ठीक है, जनता आपको सहयोग क्यों करे ये तो आप बताइए। लेकिन चूंकि मौजूदा अभी भी विधायक और मंत्री अतुल गर्ग हैं और जनता के बीच अब ये मैसेज जाना आपके द्वारा शुरू कर दिया कि मैं अब चुनाव मैदान में आ रहा हूँ, आप मेरे लिए सपोर्ट करें, क्या ये पार्टी को नागवार नहीं गुजरेगा? पहली बात, मैं कभी भी किसी व्यक्ति के लिए मैं ये नहीं कहता कि, पहली बात तो ये बात गलत है, ये कहना भी गलत है कि अगर कोई टिकट मांग रहा है, ये हमारे हर कार्यकर्ता का ये अधिकार है। जो भी व्यक्ति राजनीतिक रूप में काम कर रहा है वो किसी भी चीज की डिमांड कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक प्रजातांत्रिक पार्टी है। मैं आपकी बात को पूरा करता हूँ। वैसे सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहीं पे भी कहीं कुछ ऐसा खालीपन महसूस किया होगा जनता ने, जो जनता ने मुझे प्रेम और आशीर्वाद दे रही है। इसका मतलब ये है कि अतुल गर्ग जी वो नहीं कर पाए जनता के बीच कार्य जो होना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि कोरोना महामारी का जो काम रहा, कुछ हो सकता है कमियां नहीं हो, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी, मैं अपनी बात करना चाहता हूँ। मेरी बात यह है कि ज्यादा समय देना, जनता के बीच में आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा। जनता की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है और मैं ये कई बार कई फोरम पे कहता हूँ कि हमें आज हमारी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से जो जनता की उम्मीद है वो 50 नंबर की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से 80 नंबर की उम्मीद है। और मैं कहता हूँ अगर मैं आज बनता हूँ तो मैं आज आपको बता सकता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 90% से ज्यादा अंक जनता मुझे दे और उसी आधार पे मैं ये काम कर पा रहा हूँ। और नहीं तो जनता के बीच में जाना और उस तरह का आशीर्वाद मिलना मुझे नहीं लगता बहुत आसान काम है। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि जनता को आपको प्यार तो अतुल गर्ग को भी जनता दे रही है। मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके प्रतिनिधि यहाँ हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं। उन्होंने 4 विधानसभा, मतलब ये लगा लीजिए कि लाइन पार क्षेत्र को अलग रखा, इधर को अलग रखा, सब जगह उन्होंने। लेकिन कोरोना वाला जो आपने सवाल बताया कि कोरोना काल के दौरान जो है जो जनता को अपेक्षाएं थी वो अपेक्षा नहीं हुई, ऐसी क्या चीजें आपके सामने आई जो मंत्री अतुल गर्ग जी को करनी चाहिए थी शायद जनता के लिए? नहीं, देखिए, मैं मंत्री अतुल गर्ग जी के विषय में नहीं बात कर पाऊंगा क्योंकि ये मंत्री जी का अपना व्यक्तिगत विषय है और पार्टी ने, हमारी पार्टी ने, हमारे स्वयंसेवकों ने, मैंने स्वयं जो सेवा कर सकता था कोरोना काल में पूरी तन्मयता के साथ किया, संघ की पूरी टीम के साथ किया। और मुझे इस बात का गर्व भी है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता भाव से ही मैं अपनी चीजों को आगे बढ़ा रहा हूँ जहाँ पे भी मुझे बात रखनी होती है। और जनतांत्रिक पार्टी, यही तो सबसे बड़ी बात है कि मेरे जैसा भी एक कार्यकर्ता, एक प्रोफेसर, पढ़ा लिखा व्यक्ति जब जनता के बीच में जा रहा है और मुझे पूरी पार्टी की तरफ से भी बहुत बड़ा एक समर्थन मिल रहा है जो कि मैं आपको बोलना चाहता हूँ। देखिए, जो कोई भी व्यक्ति जब किसी पोजीशन पे है तो पोजीशन पे होना और पोजीशन से ना होना में बहुत अंतर है। और आज मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मुझे अगर कोई भी चीज देना तो तब देना जब जनता की सोच मेरे प्रति बने और लोगों की, हमारे पार्टी हाईकमान की सोच बनेगी, तभी हमारा टिकट होगा और हम चुनाव लड़ेंगे। आप क्षेत्रीय कमेटी में रहे भारतीय जनता पार्टी जी, आपने काम भी किया। आप गाजियाबाद ही क्यों चुनना चाहते हैं? मुरादनगर भी है, लोनी भी है, साहिबाबाद भी है। भारतीय जनता पार्टी आपको कहीं से भी चुनाव लड़ा सकती है। अगर आपको लगता है कि टिकट मुझे सिर्फ शहर विधानसभा से चाहिए तो उसके लिए रीजन क्या है, उसके पीछे कारण क्या है? सबसे पहला कारण तो ये है कि मैं इसी शहर विधानसभा में रहता हूँ
और मैंने जो काम किए हैं इस शहर विधानसभा में ज़्यादा किए हैं, और जो मुझे ऐसा लगता है कि इस एरिया में ज़्यादा आवश्यकता है, साहिबाबाद हो, क्योंकि मैं लोनी में काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं वहाँ रहता नहीं, साहिबाबाद से भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं वहाँ रहता नहीं, मैं रहता गाजियाबाद विधानसभा में हूँ। मेरे लिए वहाँ आसानी है कि मैं वहाँ के लोगों के बीच में रहूँ और अपनी बात को रखूँ और उनकी बात को सुनूँ, क्योंकि कोई भी विषय तभी आगे बढ़ेगा जब आप लोगों के बीच में रहेंगे। आप आउटसाइडर बन के कहीं रह के काम नहीं कर सकते। आज राजनीति 100% कमिटमेंट मानती है। जिस प्रकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कमिटमेंट हम देखते हैं दिन प्रतिदिन, वो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में काम कर रहा है, और जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी के जो कार्य है वो हमें प्रेरणा दे रहे हैं। एक बस थोड़ा सा ये अगर हो जाए कि 1% आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया जी, आपने 99% तो आश्वस्त है कि आपको पार्टी टिकट देगी जी जी, 1% नहीं दिया जी, अतुल गर्ग जी दोबारा से चुनाव लड़ते हैं जी जी, तो आपका क्या स्टैंड है? मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और पार्टी के कार्यों में हमेशा सहयोग करूंगा, ऐसी मैं इच्छा रखता हूं। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ही बताना चाहता हूं, मेरे लिए पार्टी मेरी माँ है। और मैं आज आपको जरूर बताना चाहूंगा कि कोई भी ताकत, जब इंसान आगे बढ़ता है तो कोई ताकत उसके इरादों को नहीं रोक सकती। इरादे मजबूत है और पार्टी इस बात को संज्ञान में लेगी, इतना मुझे विश्वास है और यही होने वाला है। ये बहुत अच्छी बात कही आशुतोष जी ने कि इरादे मजबूत हों तो मंजिल जरूर मिलती है। अब इनको मंजिल मिलती है या नहीं मिलती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जी, आप स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि जो आपकी मांग भारतीय जनता पार्टी से है चुनाव लड़ने की, वो पूरी हो। जनता आपको प्यार दे, लेकिन ये फैसला तो पार्टी हाईकमान को करना है कि टिकट किसको देना है। लेकिन आपकी जो इच्छा है वो आपने इच्छा को व्यक्त कर दिया है पार्टी हाईकमान से। आप जनता के बीच जा रहे हैं, जनता को अपनी बातें बता रहे हैं, और आपने सबसे अच्छी बात ये कही कि मैं नहीं, जनता चुनाव लड़ रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि जनता का चुनाव है, जनता को तय करना है उसे किसे विधायक बनाना है और किसे अपना प्रतिनिधित्व करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। हमारे साथ थे डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जी। आशुतोष गुप्ता जी ने बहुत अच्छी बातें बताई। उन्होंने कहा कि इरादे मजबूत हो तो मंजिल जरूर मिलेगी। हम चाहते हैं कि उन्हें मंजिल जरूर मिले। भारतीय जनता पार्टी उनको जो उनकी मांग है उनको पूरा करे। सवाल और भी बहुत हैं। आशुतोष जी ने शहर विधानसभा क्षेत्र से टिकट की डिमांड की है। भारतीय जनता पार्टी में अपना बहुत लंबा सफ़र उन्होंने तय किया है और गाज़ियाबाद की जनता की सेवा वो करना चाहते हैं।